से पूछना चाहिए कि सीएम आवास की लाइट नहीं पूछी गई है, पूरे प्रदेश की लाइट पूछी गई है। प्रधानमंत्री जी को पहली चीज तो पार्लियामेंट से बाहर निकल के थोड़ा बहुत रोड पे भी देखना चाहिए कि क्या चीजें चल रही हैं। आज तो बनारस में है वो। बनारस में वो ऑफिस में रहेंगे, वो जहां जाएंगे पहले से ही 15 डीएम काम कर रहे होते हैं, वहां पे पहुंच के रेड कारपेट बिछ जाता है, साहब आते हैं ऐसे ऐसे दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम अच्छा लगेगा उनको। हाँ, सारी व्यवस्थाएं हैं। बनारस जब मोदी जी जाए ना वापस, तो बनारस विजिट कीजिए, फिर देखिए कैसी व्यवस्था है वहाँ पे। जब एग्जाम देने चले गए तो पता चला कि वहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, आपका सर्वर डाउन है, तो आपके क्वेश्चन पेपर है जो आपने एआई से बनाए हैं, ऐसे कुछ बातें उठी हैं, तो उस पर सुधार की जरूरत है। बात कर रहे थे, परीक्षा में आंदोलन हुआ, शिक्षकों को जो है पहले गिरफ्तार किया गया, उनको छोड़ा गया फिर बाद में। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र है और लोकतंत्र की हत्या नहीं मानते। अगर किसी कोई आवाज उठा रहा है उसको जेल में डालने की बात हो रही है तो वो किसी ना स्टूडेंट की बात सुनना चाहते हैं, ना किसान की बात सुनना चाहते हैं, ना किसी कर्मचारी की बात सुनना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि कैबिनेट में बैठ के वो जो निर्णय लेंगे वो सबके लिए उचित है। वो नेता नहीं, वो ईश्वर बन गए हैं। और शिक्षक अगर पहुंचे हैं वहां अपनी बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में सही तरीका क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ट्रेंडसेटर्स। दिल्ली के जंतर मंतर में एसएससी सीजीएल के वैकेंसी के बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। वहां पर कई शिक्षक, कई जो अभ्यर्थी थे वो जो है वहां पे धरना दे रहे थे और वहां की पुलिस ने उनको ठूस करके बस में भर दिया। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद हूं, हमारे साथ कुछ पीएचडी स्कॉलर्स हैं बात करने के लिए। आइए जानेंगे कि सरकार के इस फैसले से ये जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, ये कितना खुश है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा अतुल सिंह कुशवाहा है। अतुल जी, जो हुआ दिल्ली के जंतर मंतर में, इससे कितना खुश है? आखिरी टाइम पे सेंटर चेंज किया गया। ऐसा है कि एसएससी में रिफॉर्म्स तो जरूरी है, मांग पहले से भी उठती रही है। शिक्षकों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया, उनके साथ जो बदसलूकी हुई गलत तो थी। उसमें ऐसा कर सकते थे कि किसी 2-4 पक्ष को बुलाते, उनसे बात करते और सिर्फ बात करके छोड़ते नहीं, उस पर एक्शन भी लेते। और अगर एसएससी के सामने भी अगर कोई प्रॉब्लम है कि उन्होंने टेंडर किसी ऐसी गलत कंपनी को क्यों दिया जो ब्लैक लिस्टेड थी, टीसीएस को क्यों नहीं दिया, जैसे सवाल उठ रहे हैं, तो उस पर उनको पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और पूरी रिपोर्ट जनता के साथ साझा करनी चाहिए। बच्चों को भी जानने का हक है कि हमने फॉर्म भरा, हमने आपको पैसे भी दिए एग्जाम कराने के लिए, और आप टाइम पे अच्छे से एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करा पाए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब क्यों था, ये उनको बताना पड़ेगा। ऐसे चुप रहने से और पुलिस बल का प्रयोग करने से, जबरदस्ती जेल में डाल देने से कुछ नहीं होने वाला है। रिफॉर्म चाहिए। अगर देश को आगे ले जाना है, एजुकेशन को आगे ले जाना है, तो हमें रिफॉर्म्स चाहिए। बस किताब खोल के बैठे हुए हैं, पढ़े जा रहे हैं, और जब एग्जाम देने चले गए तो पता चला कि वहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, आपका सर्वर डाउन है, तो आपके क्वेश्चन पेपर है जो आपने एआई से बनाए हैं, ऐसे कुछ बातें उठी हैं, तो उस पर सुधार की जरूरत है और बिल्कुल जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री बड़े मंचों से कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी, लेकिन जब बात आती है आवाज उठाने की और पेपर लीक्स की, तो वहां पे वो चुप्पी साध लेते हैं। इस मुद्दे पे मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री को ज्यादा घेरना उचित है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के हेड हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, मगर उनके पास इससे भी बड़े मुद्दे हैं और ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ देना चाहिए। शिक्षा मंत्री को, डीओपीटी को, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उनको घेरना चाहिए और उनसे ये सवाल पूछना ज्यादा उचित रहेगा कि क्यों ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि आप लोग एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, आप सेंटर्स क्यों चेंज कर रहे हैं और किसी के सेंटर्स इतने दूर क्यों भेज रहे हैं। तो ये सब वो ज्यादा इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। हम बस यही डिमांड करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं, अगर हमारे शिक्षक वहाँ पे गए हुए प्रदर्शन करने, वो हमारे पक्ष से गए हैं, हमारा वो वहाँ पे हमको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो मांगे हैं वो हमारी ही मांगे हैं, उनको सुने और उस पर एक्शन ले। ये नहीं कि सिर्फ बात करके और ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस पर बिल्कुल एक्शन ले। वहां पे वीडियोस वायरल हुए, कुछ शिक्षकों ने बताया उनके हाथ को मोड़ करके, कुछ ने ये भी कहा कि हमारे हाथ को तोड़ दिया गया। इस तरीके को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दिल्ली की पुलिस सेंट्रल से गवर्न होती है और सीधा सेंट्रल का अधिकार है उनके ऊपर, क्या कहते हैं? नहीं, पुलिस बल का प्रयोग तो कहीं भी गलत है। लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको बोलने की आजादी और प्रदर्शन का अधिकार है, और ऐसा भी नहीं था कि वो प्रदर्शन हिंसक था। तो इस तरह का पुलिस बल का प्रयोग बिल्कुल गलत है, ये तानाशाही है एक तरह से। बिल्कुल उनको बोलने का मौका देना चाहिए, उनकी बातें सुनिए। आप भीड़ हटाना चाह रहे हैं तो एक तरीके से भीड़ हटाइए, आप उनको नोटिस दीजिए, उनको बताइए कि भाई 4-5 लोग आप लोग आओ, हमसे बात करो। आप जबरदस्ती पुलिस बल का प्रयोग करके चाह रहे हैं कि आप आवाजें दबा लेंगे, तो अब आवाज वो दबेगी नहीं।
डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं से बात उठेगी और बात दूर तक जाएगी उठेगी। तो आपने बात करी टीसीएस की, टीसीएस इससे पहले पेपर कंडक्ट कराती थी, फिर उसके बाद ये टेंडर इस बार ऐसी कंपनी को मिला जो पहले से ब्लैकलिस्टेड है और उसको काम करने दिया गया। आप एज अ अभ्यर्थी, एज अ स्टूडेंट इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? ये जो मैंने टीसीएस और इक्विटी वाली जो भी बात है, मैं बहुत जानता नहीं हूँ विषय क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि उस पर जांच होनी चाहिए। अगर उसमें एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है जिसको टेंडर दे दिया गया, तो उस पे अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचार की संलिप्तता है किसी की, उस पर जांच होनी चाहिए, ओपन इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जांच हो और उसके बाद सारे तथ्य सामने ला जाएं कि अगर इनको टेंडर दिया गया तो क्यों दिया गया और देने के पीछे कारण क्या था, क्या किसी और का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, और अगर उनको दिया गया तो फिर क्या सारे वो पैरामीटर्स पे खरे उतरे कि वो एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे कि नहीं, उनके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं। इस पे जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार जो 2017 से अभी तक का अगर मैं आंकड़ा बताऊं, 8 से 10 बार जो है वो पेपर लीक हुए, उन पे कार्रवाई हुई, दोबारा परीक्षा भी कराई गई। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पैसा बर्बाद होता है, आप भी एक स्टूडेंट है, जानते हैं पैसा कैसे भरते हैं। ऐसा है कि जो पेपर लीक हुआ वो तो गलत हुआ ही, स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी थी, मगर मुझे ये लगता है कि सरकार ने भी हमारी बात को सुना। एक एक्ट पास किया 2024 में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, 2024 में पास हुआ। उसमें कड़े प्रावधान है, 10 साल की शायद जेल है, आजीवन उम्र कैद है और करोड़ रुपए का फाइन भी है, तो वो अच्छा है। अब उसके बाद से अगर कोई पेपर लीक होता है तब हम ये मानेंगे कि यहाँ पे सिस्टम फेल हो चुका है और सिस्टम अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद अगर कोई ऐसा इशू होगा तब फिर इस पे मैं बोलना ज्यादा पसंद करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि जब तक नियम नहीं था तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ग्रे एरियाज थे जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं सिस्टम में घुस जा रहे थे और ऐसी चीजें करने में समर्थ थे। आपने आरओ की परीक्षा दी और उसमें आरओ की परीक्षा में इस बार संदेश था कि मौजूदा डीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पेपर लीक ना हो। एक आईएएस जो बहुत पढ़ करके आया है, उसने परीक्षा पास करी और उसको इसमें लगा दिया जाए कि आप इसको देखो कि पेपर ना लीक हो। इस पे क्या बोलेंगे? ऐसे वैसे तो मैं समझ सकता हूँ आईएएस कोई भी हो बहुत बिजी रहता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर महीने में कोई एक दिन कोई ऐसी परीक्षा है और जिससे लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा हो, तो मैं नहीं समझता कि वो टाइम नहीं निकाल सकते। उनके सारे काम कुछ देर बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम पीरियड 5 घंटे 6 घंटे का होता है। बिल्कुल होनी चाहिए। आईएएस का मैं तो कहूंगा कि शिक्षा मंत्री भी हमारे एक्टिव रहे और जाके कहीं ना कहीं जांच करते ना अचानक पहुंच जाए, देखिए कि व्यवस्था कैसी है, लाइट है नहीं है, पेपर कब खुला, किस टाइम पे खुला। तो आईएएस मैं समझता हूँ ठीक है बीजीए, मगर उनको बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए। बेसिक स्तर पे एक होमगार्ड से लेके डीएम की, जिले के डीएम तक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पेपर शुचिता से हो। इसीलिए हमने उनको वहाँ पे रख रखा है, हमारे सरकार को रख रखा है, पूरी ब्यूरोक्रेसी इसीलिए है। आपके मित्र ने लाइट की बात करी और मौजूदा जो मंत्री हैं, चाहे यूपी सीएम है, वो कहते हैं 24 घंटा लाइट है। और कई गांवों को मैं ऐसे व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं जहां 1.5 घंटा भी लाइट नहीं आती। और जब लाइट मांगी गई अभी कुछ दिन पहले मंत्री से, तो उन्होंने कहा जय श्री राम। इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, सीएम साहब से पूछना चाहिए कि सीएम आवास की लाइट नहीं पूछी गई है, पूरे प्रदेश की लाइट पूछी गई है। तो हमको लगता है वो आवास में देख के बता दिए हैं कि 24 घंटे लाइट रहती है। बाकी ऐसे बहुत, जैसे आपने बताया कुछ गांव आपने चिन्हित किए हैं, हमारे साइड भी कई सारे गांव हैं जहां पे अगर हम बात करें कि पावर प्रोडक्शन की इंडिया में, तो इंडिया सरप्लस पावर प्रोडक्शन है। लेकिन जो हमारे गांव में जो बिजली आती है वो गांव में ना आके हम लोग जैसे कहते हैं ना अडानी की सरकार है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट पे चली जाती है। तो सीएम साहब ने हमको लगता है बस अपने क्षेत्र को देखा होगा और वहां की लाइट बता दिया कि पूरे प्रदेश में लाइट है। बाकी लाइट मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे सप्लाई तो छोड़िए, 20 घंटे भी प्रॉपर सप्लाई नहीं आती है। हम परीक्षा की बात कर रहे थे, परीक्षा में आंदोलन हुआ, शिक्षकों को जो है पहले गिरफ्तार किया गया, उनको छोड़ा गया फिर बाद में। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र है और लोकतंत्र की हत्या नहीं मानते। अगर किसी कोई आवाज उठा रहा है उसको जेल में डालने की बात हो रही है तो देखिए सर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी लीडर बन सकता है, कोई एक मिनिमम एलिजिबिलिटी तो सेट नहीं करी गई है। पहले होता था कि हर एक लीडर की अपनी आइडियोलॉजी होती थी, लेकिन अब कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है। उनको चुनाव जीतना है। वो किसी ना स्टूडेंट की बात सुनना चाहते हैं, ना किसान की बात सुनना चाहते हैं, ना किसी कर्मचारी की बात सुनना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि कैबिनेट में बैठ के वो जो निर्णय लेंगे वो सबके लिए उचित है। वो नेता नहीं, वो ईश्वर बन गए हैं। और शिक्षक अगर पहुंचे हैं वहां अपनी बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में सही तरीका क्या होता है? आप हमसे बात कर रहे हैं, आप मेरा ओपिनियन खुले दिमाग से सुन रहे हैं, मैं आपकी बात खुले दिमाग से सुन रहा हूं। अगर आपकी कोई बात मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं। तो अगर इतने बड़े बड़े शिक्षक जिनका मतलब डिजिटल मीडिया और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा नाम है, वो अगर वहां गए हैं, तो कम से कम जैसे हमारे मित्र ने थोड़ी देर पहले एक रिप्रेजेंटेटिव की बात की, तो कोई 1 2 3 जैसे फार्म बिल पे हुआ था, रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के आप बात कीजिए, सारा मुद्दा समझिए। क्योंकि एग्जाम कराना ये आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों है। एहसान नहीं कर रहे हैं आप किसी बच्चों पे पेपर करा के, बच्चे एहसान कर रहे हैं कि आपका पेपर दे रहे हैं। एक 2000 5000 वैकेंसी के लिए
2 करोड़ 3 करोड़ लोग फॉर्म डाल देते हैं। आप जितना उनको पूरे जीवन भर पेमेंट नहीं देंगे, उससे ज्यादा फॉर्म के थ्रू कमा लेते हैं। कोचिंग माफिया चल रही हैं। तो बस ये पैसा बनाने का तरीका है। सरकार किसी से बात नहीं करना चाहती, किसी का पक्ष नहीं सुनना चाहती। और अगर टीचर के साथ ऐसा ट्रीट हो रहा है तो आप इमेजिन कीजिए कि खाली स्टूडेंट गए होते तो क्या होता। आप पीएचडी कर रहे हैं, आपकी भी कुछ ना कुछ जो है सरकार से जो है उम्मीदें होंगी, और एक जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो पकौड़ा तलिए, तो इसको किस तरह लेते हैं, क्योंकि आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं। नहीं, पकौड़ा तलिए वाले स्टेटमेंट को मैं मतलब एज अ वो वर्ड के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ। उनका अगर कहने का ये मतलब था कि आप इंटरप्रेन्योर की तरह काम कीजिए, चाहे पकौड़ा ही तलिए लेकिन मैगडी जैसा बना दीजिए, कुछ बड़ा काम कीजिए। बड़े यूरोपियन कंट्रीज ने छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं, बर्गर ही तो बेच रहे हैं। हम भी पकौड़ा फेमस करें ना, समोसा फेमस करें, उन्होंने बर्गर ही बेचा लेकिन पूरे दुनिया को बर्गर खिला दिया। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री जी का ये कहने का मतलब था कि पकौड़ा तलिए, तो ये नहीं कि जीवन भर हम ठेले पे तलें। उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना चाहिए था कि आज मैं अगर ठेले पे लगा रहा हूं तो कल मैं मैगडी जैसी ब्रांड भी खड़ा करूं, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? वो देंगे। एहसान नहीं करेंगे। टैक्स हर व्यक्ति भरता है। एक चिप्स भी खाते हैं तो निर्मला जी को उसका टैक्स जाता है। आपने अगर अभी बात करी है पकौड़ा तलने की और बताया कि जो है बर्गर बेच रहे हैं लेकिन पूरे विश्व को बेच रहे हैं, अभी आप बस मेन रोड पे, अपने कैंपस से मेन रोड पे जाइए और एक ठेला लगाइए पकौड़े का, नगर निगम आपको 10 मिनट में आएगी, हटा देगी। प्रधानमंत्री कह रहा है पकौड़ा तलो, लेकिन यहाँ की जो लोकल बॉडी है वो बिल्कुल तुरंत आ जाएगी और आपको पकौड़ा तलने का एक ठेला भी वहां नहीं खड़ा करने देगी। प्रधानमंत्री जी को पहली चीज तो पार्लियामेंट से बाहर निकल के थोड़ा बहुत रोड पे भी देखना चाहिए कि क्या चीजें चल रही हैं। आज तो बनारस में है वो। बनारस में वो ऑफिस में रहेंगे, वो जहां जाएंगे पहले से ही 15 डीएम काम कर रहे होते हैं। वहां पे पहुंच के रेड कारपेट बिछ जाता है, साहब आते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम अच्छा लगेगा उनको। हाँ, सारी व्यवस्थाएं हैं। बनारस जब मोदी जी जाए ना वापस, तो बनारस विजिट कीजिए, फिर देखिए कैसी व्यवस्था है वहां पे। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जाके देखिए बस। हाँ, मंदिर बना दिया, हम लोग सनातनी है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाइए, बहुत अच्छा है, लेकिन मंदिर को एज अ टूरिस्ट हब की तरह करिए। मंदिर बनाया लेकिन उसकी छत चूने लगी। चुनाव जीतना था ना, जल्दी में बन गई। प्रॉब्लम ये थी, इतने बड़े बड़े शंकराचार्य ने कहा कि अभी सही समय भी नहीं है, इंजीनियर ने भी कहा कि ठीक से बना नहीं है, बहुत सारी चीजें सबको नजरअंदाज करके, क्योंकि भैया मंदिर बनवा तो दिया है लेकिन अगले बार पावर में भी तो रहना है ना, तो जल्दी से जितना जल्दी वोट मिल जाए उतना अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मंदिर एक एजेंडा था पावर में आने सर, मंदिर एक एजेंडा, मेरा तो खुद पीएचडी का टॉपिक ही अयोध्या टेम्पल पे है, तो मैं टूरिज्म पे वहाँ काम ही कर रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे ग्राउंड पे जाना शुरू हुआ है तो खुद ही सब पता चल जाएगा कितना काम किए हैं, कितना क्या किया है। मेरा तो पूरा 5 साल का पीएचडी ही उसी मुद्दे पे रहेगा। एक सवाल आखिरी आपसे पूछता हूँ कि अभी जैसे आपके मित्र ने कहा कि मंदिर एक एजेंडा है पावर में रहने का, तो क्या ऐसे कोई और भी पार्टी है जो अब शासन में आएगी और कहेगी हम मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद पावर में आ जाएगी? मुझे नहीं लगता कि अब 5 साल 6 साल पहले तक आप ये अगर बात करते तो मैं समझ सकता था कि देश की जनता इतनी समझदार नहीं थी कि वो इन सब मुद्दों पे बहुत वोट करती कि आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। आप मथुरा पे वोट नहीं करेंगे? अगर मोदी जी बोलते हैं कि मैं मथुरा बनाऊंगा, आप वोट करेंगे या नहीं करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शिक्षित वर्ग का व्यक्ति, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मंदिर जरूरी है, आप बिल्कुल बनाइए, मगर आप रोजगार के अवसर भी क्रिएट करिए, दोनों जरूरी है। मथुरा पे आप कह रहे हैं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ये कहें कि जैसे बेंगलुरु को सेट किया, एक सिलिकॉन वैली की तरह डेवलप किया, उस तरह वो बोलें कि उत्तर प्रदेश में हम मथुरा या वृंदावन या कोई ऐसा रीजन हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ऐसा डेवलप कर देंगे जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, एक छोटे से काम के लिए 10 लोग टीम बनाते हैं, उसमें 50 रुपए आता है, कितनी इनकम किसको क्या मिलती है। और हम हमेशा डेमोग्राफी की बात करते हैं कि पूरे विश्व में जो इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज है उस पर हमने खूब बहस की, मोदी जी भी खूब बात किए। सिलिकॉन वैली जैसे बैंगलोर बना, वो लखनऊ राजधानी या फिर उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा जब तक मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट होते आएंगे? नहीं, देखिए, अगर खाली हम लोग बुराई करने पे आए कि मंदिर मस्जिद बन रहा है इस वजह से हमको दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर मस्जिद बिल्कुल बनाए, बात करें, अच्छी बात है। हमारा एक बहुत रिच कल्चर रहा है, हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के लोग हैं, बहुत रिच कल्चर रहा है, हम लोग को मंदिर मस्जिद आज के यूथ को मंदिर और मस्जिद की जरूरत है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। या आप कितना समय, अभी पीएचडी स्कॉलर है, पूरा दिन बिजी रहता होगा, मेरे हिसाब से अगर कर भी लेते होंगे तो 5-10 मिनट ज्यादा नहीं दे पाते होंगे, और अगर आप जा रहे हैं राम मंदिर पूजा करने, है ना, तो कितना समय आपको लगेगा? देखिए, दोनों आवश्यक है। हमारा धार्मिक अस्तित्व भी हमें चाहिए और हमें रोजगार भी चाहिए। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि उस पर बात ना करिए, उस पर भी बात करिए, मगर हमारे रोजगार पे बात करिए। उसके पीछे अगर आप रोजगार को और हमारे देश के विकास को ढक देंगे तब ये गलत है। वो हमारे साथ भी नाइंसाफी है
हमें दोनों चाहिए। कुंभ में तो रोजगार मिला, 2500 करोड़ कुंभ का बजट था, और उसके बाद दातून बेचने वाले ने बताया कि मैंने जो है लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और उससे फिर स्कॉर्पियो खरीद ली। ये भी तो एक रोजगार है, योगी कह रहे हैं। अब इसको मैं उस पे मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उस पे बोलना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, कुंभ के थ्रू रोजगार मिला है, डेफिनेटली मिला है, क्योंकि मैं कुछ खुद अपने जानने वालों को जानता हूँ जिनको टेंडर मिले और उन्होंने कम से कम 200-300 लोग को एम्प्लॉयमेंट दिया, 50 दिन जितने दिन भी काम कुंभ चला। में भगदड़ में मौतें भी हुई। हाँ बिल्कुल हुई, वो तो सिस्टमेटिक फेलियर था, उसमें जो भी इशू था, जांच उच हुई होगी, अभी रिपोर्ट आए या अभी नहीं आई होगी, वो सरकार का मुद्दा, उस पर मैं क्या बोलूँ। वो तो वहाँ की पुलिस का फेलियर था या जो भी था, तो उस पर भी जांच चल रही है। उस पर मैं वो अभी जब जांच के अधीन है तो मैं उस पर क्या बोलना पसंद, कुछ नहीं बोलूंगा। जांच होने दीजिए, जो रिपोर्ट आएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम अगर पूरी तरह से पारदर्शी जांच हो कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, और जो दोषी हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाए और उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, जो शिक्षकों के साथ हुआ, अभ्यर्थियों के साथ हुआ, अगर उसमें आप भी मौजूद होते एज अ अभ्यर्थी और आपको पुलिस बस में डालती, तो क्या आप दोबारा इस सरकार को वोट देते? नहीं सर, मुझे वहाँ फिजिकल रूप में प्रेजेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी मेरे भाई बहन या जूनियर को बैठाया गया है तो समझिए हमको ही बैठाया गया है वहाँ पे। तो अगर सरकार या पुलिस ऐसा कर रही है तो ये कहीं से ठीक नहीं है। प्रशासन में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है गवर्नेंस में, तो गवर्नेंस के सही तरीके होते हैं, भीड़ को हटाने के, सब कुछ शांति तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कई वीडियो वायरल हुए, आप देखे होंगे, कुछ पुलिस वाले कह रहे थे मर्द होते तो वर्दी पहनते, इस तरह की बातें करते हैं। मैं मानता हूं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सामने भी जो खड़े हैं वो आप जैसे 5000 लोगों को वर्दी पहनवा भी चुके हैं। पुलिस की जिम्मेदारी, एक शिक्षक से पूछ रहे हैं, मर्द होते, महिलाओं का रेप होता है, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कांड हुए। वो नहीं पूछ पाएंगे, वो वहाँ वो नहीं पूछ पाते। महिलाओं की जहाँ बात आती है वो सिर्फ फोन पे बात होती है बस, और कुछ नहीं पूछेंगे, कोई सवाल उनसे नहीं होगा। तो ये मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में था और यहाँ के ये 2 PhD स्कॉलर्स थे जिन्होंने हमारे साथ बात करी। हालांकि हर व्यक्ति का अपना एक एंगल होता है किसी की भी खबर को देखने का, किसी भी घटना को देखने का, लेकिन जो एक अभ्यर्थी है, जो एक स्टूडेंट्स सरकार के बारे में बता सकता है, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर एक पढ़ा लिखा आदमी जो बता सकता है, उससे बेहतर कोई व्यू दे सकता है सरकार के लिए। अंकित श्रीवास्तव, ट्रेंडसेटर, लखनऊ।